मीन फ्री पाथ। जैसे हमने कल हमने एक हिस्टोग्राम बनाया, एक स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनाई कि हमारे पास इतनी कार्स हैं, वो इतनी वेलोसिटीज मूव कर रही हैं, उनके हमने बिन्स बनाए वेलोसिटीज के, जिनकी हमने विड्थ रखी थी मेरे ख्याल में 5 मीटर पर आवर। बेटा इसी तरह जब हम गैस मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, उनका फ्री पाथ कितना है, हम उसके लिए भी स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हमने कल बनाई थी। हम बिन्स बनाएंगे जिन्हें हम इसकी विड्थ को हम डेल्टा आर कह सकते हैं, डेल्टा एक्स कह सकते हैं। हम देखेंगे कि इतने फ्री पाथ के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो ये जो इसकी हाइट है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की शो करेगी। फिर दूसरे बिन में हम देखेंगे कितने हैं, तीसरे बिन में कितने हैं, चौथे में कितने हैं। इस तरह से हम जिस तरह से वेलोसिटी का हमने हिस्टोग्राम या उसमें हम लोगों ने उसका जो है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो ड्रॉ की थी, इस तरह हम इसकी स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करेंगे। और बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे थे, वैसे ही अब हम एवरेज जो फ्री पाथ है उसकी वैल्यू को, फ्री पाथ को तो हमने ड्रॉ कर लिया, इसका जो डिस्टेंस है उसके अगेंस्ट, और डिस्टेंस जो डिस्टेंस है उसके हम लोगों ने जो है वो बना लिए हैं, बिन्स बना लिए हैं छोटे छोटे। तो एवरेज वेलोसिटी अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कल एवरेज वेलोसिटी लिखी थी, मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ ताकि आपको इसका आइडिया हो। कल हम एवरेज वेलोसिटी के लिए फार्मूला लिख रहे थे गैस मॉलिक्यूल को कार्स के लिए। एवरेज वेलोसिटी के लिए फार्मूला लिखा था, that was summation over I vi n of vi divided by summation of I n of vi। ये टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को ये शो कर रहा है। इस तरह आज हम मीन फ्री पाथ के लिए फार्मूला लिखेंगे, जहां पे वेलोसिटी थी उसे हम रिप्लेस कर देंगे बाय आर फ्री पाथ से। लगातार आप लोग ज्वाइन किए जा रहे हैं, मुझे जो है वो मेरे लिए होता है कि आपको ज्वाइन करवाने में। तो ये जो है समेशन ओवर आई आर आई एन ऑफ आर आई डिवाइडेड बाय, जहां पे वी है वहां पे आर, उसे रिप्लेस कर दें आर से, समेशन ओवर आई एन ऑफ आर आई। इस तरह से बेटा हम मीन फ्री पाथ के लिए फार्मूला लिख सकते हैं, उसी फार्मूले की बुनियाद पे जो हमने कल फार्मूला लिखा था। तो बेटा मेरे पास वैल्यू आ जाएगी समेशन ऑफ ओवर आई, समेशन ओवर आई आर आई एन ऑफ आर आई डिवाइडेड बाय समेशन ओवर आई एन ऑफ आर आई। तो बिल्कुल ये वही है कि तमाम जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उन तमाम के फ्री पाथ को हमने ऐड किया और टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं उन पे डिवाइड कर दिया, तो मीन फ्री पाथ की हमारे पास वैल्यू आ गई। इसे आर एवरेज को नॉर्मली लैम्डा से भी शो किया जाता है, इसे हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। बेटा मीन फ्री पाथ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास, इसे एस्टिमेट करने के लिए एक और तरीकाकार भी है। तरीकाकार ये है कि आप के पास ये एक स्लैब है, ये वाली। इस स्लैब में एक तरफ से एक बीम आ रही है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, इंसिडेंट बीम, और दूसरी तरफ से वही बीम इमर्ज हो रही है, उसकी इंटेंसिटी आई है और इसकी अपनी थिकनेस आर है। बेटा जो बीम यहाँ से बीम ऑफ पार्टिकल्स है, बीम ऑफ पार्टिकल जो यहाँ पे हिट करेगी और दूसरी तरफ से जो बीम ऑफ पार्टिकल बिल्कुल सीधी बाहर निकल जाएगी, इनका जो डिफरेंस होगा वो हमें बताएगा कि कितने पार्टिकल्स हैं जो रास्ते में कोलाइड करके अपना रास्ता चेंज करेंगे। इस ब्लॉक के अंदर अगर इधर 10 पार्टिकल्स आ रहे थे, बाहर 5 आ रहे हैं, इसका मतलब 5 पार्टिकल्स का यहाँ पे कोलिजन हुआ, उन्होंने अपना रास्ता चेंज किया। तो इस हिसाब से हम लोग कोलिजन को एस्टिमेट कर सकते हैं, और जब हम कोलिजन को एस्टिमेट कर सकते हैं तो फिर हम फ्री पाथ को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए हम लोगों ने ये वाला एक तरीकाकार, इसे आप कहेंगे इनडायरेक्ट एस्टिमेशन है। तो इनडायरेक्ट एस्टिमेशन जो है उसे हम यहाँ से
उसकी मदद से ये काम कर सकते हैं। तो जो इंटेंसिटी बाहर जा रही है आई, बेटा ये दिस इंटेंसिटी इज जो इंटेंसिटी आएगी माइनस आई नॉट, इसमें जो आएगा डिफरेंस इन इंटेंसिटी उसे हम डी एल कहेंगे, डी आई कहेंगे। तो कहता है कि when we increase the thickness of the layer by amount dr, जब हम dr इसकी ये जो लेयर है इसकी थिकनेस को इंक्रीज करेंगे, the come across following observation, increase in intensity di is proportional to I, यानी जितनी इनिशियल इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतनी di की जो इंटेंसिटी है, इंक्रीज इन जो चेंज इन इंटेंसिटी वो ज्यादा होगी। the increase in the intensity di is proportional to the additional thickness dr, तो वो जितना जो di जो बेटा ना ये इमर्जिंग इंटेंसिटी को शो नहीं कर रहा बेटा, ये शो कर रहा है चेंज इन इंटेंसिटी को। बात ये है कि जितनी इंटेंसिटी इनिशियली ज्यादा होगी उतना ज्यादा कोलिजन होगा, उतना ज्यादा चेंज इन इंटेंसिटी आएगा। सेकेंडली जितनी थिकनेस ज्यादा होगी बेटा इसकी, जितना ये वाइडर होगा, ये जो हमारा लेयर है, ये जो हमारा टारगेट है, उतनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी, और जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी बेटा उतनी ज्यादा चेंज इन इंटेंसिटी आएगी। तो लेकिन इंटेंसिटी जो चेंज आएगा ये नेगेटिव आएगा, ये डिक्रीज नहीं इंक्रीज नहीं हो रही होगी, या वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। अगर थिकनेस बढ़ रही है तो डेफिनेटली जो इमर्जिंग इंटेंसिटी है दूसरी साइड पे वो कम होती जाएगी। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। तो मैं फिर लिख सकता हूँ इसको, हम लिख सकते हैं कि जो चेंज इन इंटेंसिटी है, चेंज इन इंटेंसिटी को मैं बेटा लिख सकता हूँ डी आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तो आई के, ये थी ना हमारे पास लैब, कहता है इधर से इंटेंसिटी आई आई नॉट, इधर को निकली आई, इसका थिकनेस थी आर। कहता है अगर मैं यहाँ पे अजाफी थिकनेस लगाऊं डेल्टा आर या डी आर, अजाफी थिकनेस लगाने से जो चेंज इंटेंसिटी होगी बेटा वो इस इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। ये जो अजाफी एडिशनल लेयर से पहले कितनी इंटेंसिटी निकल रही थी आई, जितनी आई ज्यादा होगी चेंज इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। सेकेंडली बेटा ये हमें इस चीज पे डिपेंड करेगी कि जो अजाफी आपने लेयर लगाई है वो है कितनी। अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करूं तो आई कैन राइट दिस एज माइनस कांस्टेंट आएगा सी आई डी आर। तो बेटा ये हमारे पास फार्मूला बनेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं। तो बेटा तो ये साथ में जो नेगेटिव साइन है, दिस साइन इज शोइंग दैट इंटेंसिटी इज बीइंग डिक्रीज्ड। अब अगर इस आई को मैं इस आई दूसरी साइड पे ले जाऊं, सेपरेटिंग वेरिएबल कर लें और इसे हम इंटीग्रेट करना शुरू कर दें, तो मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी बेटा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन आई नेगेटिव साइन भी शो कर रहा है, तो अगर मैं अब डी आई डिवाइडेड बाई आई ले लूं और इधर आ जाए माइनस सी डी आर और इसे मैं इंटीग्रेट करूं, बेटा जो आई है ना इनिशियली इंटेंसिटी आई नॉट थी और दूसरी तरफ इमर्जिंग क्या है आई, और आर जो था ये इसकी वैल्यू 0 से आर है। लेट्स सपोज उसकी थिकनेस आर है ना, जितनी भी है उसकी थिकनेस, उसमें हम लोग इसकी थिकनेस देख सकते हैं, तो इसकी 0 से आर है। तो बेटा इसे मैं लिख सकता हूँ। अब ये जो लेफ्ट साइड है अगर मैं इसका इंटीग्रल लूँ, इंटीग्रेशन लूँ इसकी, तो लॉग ऑफ आई नॉट टू आई इक्वल्स माइनस सी आर, माइनस सी आर, आर इक्वल 0 टू कैपिटल। तो बेटा इसे मैं लिख सकता हूँ, अगर आई की अपर लिमिट आई शो पुट करूँ, नीचे आई नॉट पुट करूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट इज इक्वल टू माइनस सी आर अपर 0 अपर आर लोअर 0। इसे मैं अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक लॉ लिख सकता हूँ लॉग ऑफ आई और आई नॉट which will be equal to
माइनस सी आर, और अगर मैं लॉग खत्म करता हूँ तो आई ओवर आई नॉट विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस सी आर। और बेटा इसे मैं यहाँ से आई की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, यहाँ से आई विल बी इक्वल टू, सॉरी हमारे पास ओके इसमें प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा। अगर मैं आई मेरे पास आया, आई इक्वल्स आई नॉट ई रेज़ पावर माइनस सी आर, ये हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन बनी। अगर हम अब उसके जाएं, हम देख रहे थे तो मेरे पास बेटा इक्वेशन आई ऑफ आर इक्वल्स आई नॉट ई रेज़ पावर माइनस सी आर। अब बेटा आई ऑफ आर इसलिए लिख रहा हूँ कि ये जो आई है ये इंटायरली अब फंक्शन है इस आर का, कि जितनी ये थिकनेस ज्यादा होती जाएगी आई की वैल्यू कम होती जाएगी डेफिनेटली। तो ये जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी को हम समझ सकते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी की फॉर्म में भी ले सकते हैं कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को शो कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को शो कर रहा है। अगर आई जो है इंटेंसिटी को मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स मानूं तो एन ऑफ आर इज इक्वल टू, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी थी, इसकी जगह पे कांस्टेंट आएगा ए ई रेज़ पावर माइनस सी आर। अगर ये बेटा एन ऑफ आर की वैल्यू है और ये वाली वैल्यू ये जो लैम्डा, जो कि इससे पहले आपने मीन फ्री पाथ के लिए जो वाली वैल्यू यहाँ से आपने निकाली थी, समेशन ऑफ आई आर आई एन ऑफ आर आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ आई एन ऑफ आर आई। यहाँ पे आप बेटा एन ऑफ आर की वैल्यू जो है अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट दिस एज समेशन ओवर आई आर आई एन ऑफ आर आई डेल्टा आर से मल्टीप्लाई किया और डेल्टा आर पे डिवाइड किया दिया। अब अगर डेल्टा आर की वैल्यू इंतहाई स्मॉल हो तो डेफिनेटली ये डी आर में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैं अगर डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल तो डेल्टा आर डी आर हो जाएगा और समेशन जो है वो इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर यही इक्वेशन जो है मेरे पास समेशन इंटेग्रल जीरो टू इन्फिनिटी आर जीरो से इन्फिनिटी तक जा सकता है, आर एन ऑफ आर डी आर डिवाइडेड बाय जीरो टू इन्फिनिटी एन ऑफ आर डी आर। अब बेटा मेरे पास एन ऑफ आर की वैल्यू है, एन ऑफ आर ए ई रेज़ पावर माइनस सी आर, यही ऊपर भी लिखी नीचे वैल्यू लिखी और इसे मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन है इसका। तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 ओवर सी, 1 ओवर सी। अब मेरे पास बेटा एन ऑफ आर की जो वैल्यू थी जो मैंने लिख रहा था ए ई रेज़ पावर, मेरे पास एन ऑफ आर की जो वैल्यू आई यहाँ पे इसे मैं लिख सकता हूँ बेटा, मेरे पास जो एन ऑफ आर की वैल्यू आ रही है, जो हमारे पास वैल्यू आई थी बेटा इसकी, जो लिख रहे थे लैम्डा, तो 1 ओवर सी आया ना हमारे पास, तो मेरे पास वैल्यू आई है उसकी, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 ओवर सी, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। बेटा एन ऑफ आर को मैंने लिखा था ए ई रेज़ पावर माइनस सी आर, सी की वैल्यू है 1 ओवर लैम्डा, तो मैं लिख सकता हूँ ए ई रेज़ पावर माइनस आर ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एन ऑफ आर। अब बेटा जो हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास एन ऑफ आर की वैल्यू है तो आप इसकी मदद से लैम्डा मीन फ्री पाथ की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा ये था हमारा आर्टिकल मीन फ्री पाथ का। तो इसके बाद जो नया आर्टिकल है, ये हमने चीजें पढ़ी हुई है बेटा, कोई नई चीजें नहीं है, सिर्फ आपको रिवाइज करवाने के लिए मैं ये वाली चीजें कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास जो नया आर्टिकल है वो माइक्रोस्कोपिक कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्री पाथ है। तो बेटा जो मीन फ्री पाथ है ये डिपेंड करेगा, कहता है जी मीन फ्री पाथ डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स, बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक तो ये है कि व्हाट इज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल्स का साइज क्या है,
बेटा जितना उनका साइज बिगर होगा उतनी कोलिजन ज्यादा होगी और उतना मीन फ्री पाथ कम होगा। कहता है if the molecules are point they will not collide at all, अगर वो पॉइंट पार्टिकल्स में कोलाइड नहीं करेंगे hence mean free path will be infinite, but if the molecules are bigger they will definitely collide and their mean free path will not be infinite, that will be finite, और वो जैसे जैसे इसका साइज बड़ा होता जाएगा मीन फ्री पाथ की वैल्यू कम होती जाएगी। इफ द मॉलिक्यूल्स आर सो बिग दैट दे आर कंप्लीटली फिल्ड, अगर इतने बड़े हैं तो वो अवेलेबल स्पेस को फिल कर देते हैं, देयर विल बी नो रूम फॉर ट्रांसलेशन एंड हिंस द मीन फ्री पाथ विल बी जीरो। तो दो ऑपोजिट एक्सट्रीम है, एक तो मॉलिक्यूल्स इतने बड़े हों कि वो सारी स्पेस को फिल करते हैं तो मीन फ्री पाथ जीरो होगा। अगर एक दूसरा अगर वो पॉइंट पार्टिकल्स हैं तो these particles will not collide at all, तो मीन फ्री पाथ विल बी इनफाइनाइट। लेकिन बेटा अगर वो अगर रियलिस्टिकली हम देखें मॉलिक्यूल्स ना तो इतने बड़े हैं कि वो सारी स्पेस को फिल कर सकें और ना ही इतने छोटे हैं कि वो पॉइंट पार्टिकल्स हैं, लिहाजा जो मीन फ्री पाथ रियल गैस का होगा वो ना तो इनफाइनाइट होगा ना ही जीरो होगा, उसकी कोई वैल्यू होगी। जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे किसी वॉल्यूम के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम, इसे नंबर डेंसिटी भी कहा जाता है, जितनी ज्यादा नंबर डेंसिटी होगी गैस मॉलिक्यूल्स की उतनी कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे, उतना मीन फ्री पाथ कम होगा। कहता है व्हेन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज लार्ज इन द यूनिट then the probability of molecular collision increases, जब उनकी probability increase होगी तो definitely जो वो फ्री मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू कंसेक्टिव कोलिजन्स, अब वो कोलिजन्स की तादाद बढ़ेगी तो वो कम डिस्टेंस मूव करेंगे और उनका मीन फ्री पाथ जो है वो पहले से कम होगा। तो देखिए लेट्स सपोज ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में कोलाइड करते हैं। ये आपस में कब कोलाइड करेंगे बेटा, जब इनके दो सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो इन मॉलिक्यूल्स के डायामीटर की इक्वल हो, ठीक है ना, कि अगर जब ये एक दूसरे के पास आएंगे कोलाइड करेंगे तो एक ही सूरत है कि दोनों की सरफेसेस कोलाइड करें, सरफेस से इस सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस और इस सरफेस से इस सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस, दोनों रेडियाई को जमा करें तो ये डायामीटर आएगा। तो ये डी डायामीटर था किसी एक मॉलिक्यूल का और ये ही डिस्टेंस है दोनों मॉलिक्यूल्स के सेंटर्स के दरमियान जब वो कोलाइड करेंगे। तो बेटा अब हमारे पास दो टेक्निक्स है, या तो हम इन्हीं दो पार्टिकल्स को अलग अलग से कंसीडर कर लें या फिर हम ऐसा करें कि हम इन दो पार्टिकल्स की बजाय इन दोनों की बजाय हम एक ऐसा मॉलिक्यूल कंसीडर करें जिसका डायमीटर 2d, जो इन दोनों के डायमीटर के सम इक्वल, और हम कहें कि इसके रास्ते में आने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट पार्टिकल्स हैं, लिहाजा ये रास्ते में जब मूव करेगा रास्ते में आने वाले तमाम पार्टिकल्स को कोलाइड करेगा। ये बात याद रखिएगा, हम इस पार्टिकल को का डायमीटर किसी एक मॉलिक्यूल के डायमीटर से 2 टाइम्स ले रहे हैं। ये क्यों व्हाट क्यों हो गई, कौन लिख रहा है ये चैट पे, क्वेश्चन है तो वैसे बोलें। ये कोई अब्दुल वहीद साहब हैं 624 टू एवरीवन। तो बेटा हम लोग दो मॉलिक्यूल्स जिनका डायमीटर dd है उनकी बजाय एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेंगे और ऐसे समझेंगे कि ये दो मॉलिक्यूल्स टकराने के ऐसे समझेंगे कि एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है और जहां जहां से वो एक मॉलिक्यूल जाएगा वहां से आने वाले तमाम पॉइंट पार्टिकल्स को हिट करेगा और फिर हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद जो है वो देखेंगे। कहता है कंसीडर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस as a sphere of diameter d, the collision of molecules will occur when the center of two molecules come within the distance of d of each other. An equivalent but more convenient is to think moving molecules having diameter 2d, ना कि वो अलग अलग करें, आप ये करें all the other molecules are point as shown in figure, बाकी सारे सारे जो molecules हैं वो बेटा ये जहां जहां से ये मॉलिक्यूल जाएगा इस फिगर में हम देखें तो रास्ते में तमाम मॉलिक्यूल्स को ये टकराएगा तो ये एक सिलेंड्रिकल पाथ बनेगा। सिलेंड्रिकल पाथ का वॉल्यूम ले सकते हैं, एरिया को अगर हम इसकी लेंथ ऑफ द सिलेंडर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वॉल्यूम होगा। तो देखिए अब पार्टिकल, इस पार्टिकल की वेलोसिटी थी v, t टाइम में इसने यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया vt और इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है
पार्टिकल का मैं इसे बनाना चाहूंगा। अगर हम इसे यहाँ पे देखें, हमने कहा कि ये जो पार्टिकल है ना, इसका डायामीटर है 2d। ये मूव किया और इसने रास्ते में आने वाले तमाम पार्टिकल्स को हिट किया। इसका अपना डायामीटर था 2d। इसने बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, वेलोसिटी v थी और जो टाइम लगा वो d है, तो डिस्टेंस या लेंथ किसकी खुला गया बेटा। अब बेटा अगर मैं इसका वॉल्यूम लेना चाहूँ, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पाई r स्क्वायर, जो इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई r स्क्वायर होता है। r क्या है, 2d का हाफ, तो r क्या होगा, d पाई d स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया और इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, दैट इज vt। तो बेटा ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पाई d स्क्वायर vt। आवाज नहीं आ रही बेटा, किसी को नहीं आ रही आवाज? वाई, आपका शायद कोई इशू हो उसमें। हाँ ये आ रही है, ये एक बच्चा कह रहा है कुछ वक्त है, कह रहा है आप बेटा वो अपना जो है माइक हेडफोन से बेहतर कर। तो बेटा जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ये बनेगा पाई डी स्क्वायर वीटी। अब डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन दिस सिलेंडर, बेटा डेंस नंबर डेंसिटी जैसे हम कह रहे हैं, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने लेने हैं, तो ये जो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर है ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हम डेंसिटी को लिखते हैं रो एन। नंबर ऑफ पार्टिकल लेने हैं तो रो एन मल्टीप्लाई बाय दिस वॉल्यूम, रो एन मल्टीप्लाई बाय पाई डी स्क्वायर वीटी। बेटा आपके ना जिनको आवाज नहीं आ रही वो अपने या तो स्पीकर लगाएं अपने लैपटॉप्स के साथ, या फिर आप जो है ना वो हेडफोन अच्छे यूज करें। मैंने बेटा आप लोगों के लिए स्पेशल ये जो है ये बाइक ये जो माइक है ये कोया माइक मैंने स्पेशल लिया है सिर्फ इसी मकसद के लिए। और मैं जब भी लेक्चर देता हूँ तो दूसरा जो मोबाइल फोन वाला हेडफोन है वो यूज नहीं करता, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं यूज करता हूँ। अजहर अली ने हैंड हैंड रेज किया, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं भी। तो बेटा हम बात कर रहे हैं, चलें उन चीजों को छोड़ते हैं, टाइम हमारे पास कम है, 10 मिनट रह गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू रो एन, रो एन है नंबर डेंसिटी, मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने ये लिखा हुआ है। अब बेटा हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू थी, मीन फ्री पाथ की वैल्यू, बेटा वो हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि कितने मॉलिक्यूल्स ने मीन। अब हम देखते हैं कि इधर कितने मॉलिक्यूल्स थे, फर्ज किया 10 मॉलिक्यूल्स हैं, लेट्स सपोज दीज आर 10 मॉलिक्यूल्स। अगर 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो हमें देखना है कि एक मॉलिक्यूल के साथ कितना कोलिजन हुआ, तो जो टोटल जो डिस्टेंस है यानी एक दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एवरेज डिस्टेंस कितना है कोलिजन का, तो टोटल डिस्टेंस को 10 पे डिवाइड कर देंगे। तो फिर हम मीन फ्री पाथ अगर हम लेना चाहते हैं तो टोटल डिस्टेंस जो क्या है वी को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने लिखे थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग लिख रहे थे इसमें, टाइम का ये दे रहा है कि 40 मिनट से ज्यादा हो गया, तो हम वी डी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम ले रहे थे रो एन डेंसिटी, और इसका वॉल्यूम वो क्या था पाई डी स्क्वायर वी टी नंबर ऑफ वॉल्यूम। अगर हम देखें तो ये वाला फार्मूला हमारे पास बेटा अभी आ रहे हैं काफी सारे बच्चे, तो अभी तो खत्म होने वाले क्लास में, तो ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी। अब अगर हम देखें तो पाई डी पाई वी डी से कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 1 ओवर पाई डी स्क्वायर रो एन। बेटा जिसे आप यहाँ तक कर लें, बाकी इंशाल्लाह जो है वो मंडे को जो हम करेंगे, तो ये दोनों आर्टिकल्स आपने करने हैं। इसके बाद हम मोलेकुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से देखेंगे। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।